हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो न्यूमेरिकल का दंगल सेशन चल रहा है हमारा ये। जहाँ से हमने पिछले सेशन में एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको सबको पहले बता दूं कि हमारा क्रांति बैच जो है इकोनॉमिक्स का चल रहा है दिसंबर 2025 के लिए अभी, ठीक है। मतलब अभी भी अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको सारे मतलब यूनिट वाइज सारा सिलेबस मिलेगा। ये आप पर अगर आप उसको कंप्लीट कर सको एग्जाम तक तो यू कैन एनरोल इन डैट। इसके अलावा अगर आप जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास अलग से बैच है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी जो है नेट इकोनॉमिक्स की अवेलेबल है, जिसमें यूनिट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमको आज स्टार्ट करना है। पूरे डिटेल्ड कोर्स में हमारे इनरोल करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो MS स्टडी गुरु, या फिर हमारी वेबसाइट msstudy.guru.in पर भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है जी, पेन पेपर निकाल लीजिए, बिकॉज विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व नहीं होंगे आपसे, और सिर्फ सुनकर चीज़ें समझ में नहीं आने वाली जब तक खुद करोगे नहीं तो। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। उसने कहा है कि एक होमोजीनियस फंक्शन है हमारे पास डिग्री 2 का, और इसने दिया हुआ है, ये डेरिवेशन दिया हुआ है उसका। ठीक है, डेरिवेशन दिया हुआ है फंक्शन का 2 यानी कि x 2 है, y 3 है, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है उसने 4 6 xy की वैल्यूज इज इक्वल टू 12, और 6 9 हमको फाइंड करना है। तो लेट्स सी, पहले हम एक होमोजीनियस फंक्शन बनाते हैं। देखिए, हम पहले क्या करते हैं, एक होमोजेनियस फंक्शन बनाते हैं। सो एक होमोजेनियस फंक्शन दैट इज, अगर मैं इसको बना लेती हूँ ax² प्लस by²। ठीक है, ये मैंने एक होमोजेनियस फंक्शन बनाया ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, होमोथेटिक फंक्शन क्या होता है, और ये डिग्री 2 किसकी है, 1 किसकी, कैसे पता चलता है, इस पर मेरा एक अलग से लेक्चर है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये कैसे पता चला कि डिग्री 2 का है, लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये स्लाइड दिख रही है आपको मेरी। तो ये डिग्री 2 का फंक्शन है, ये मुझे कैसे पता चला, ax² प्लस by²। दिख रहा है, एक मिनट। तो अगर मान लो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको x को भी एंड y को भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि देखिए, ये था मेरा ax² प्लस by²। तो अगर मैं इसको, और फंक्शन है ये मेरा, दैट इज xy, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट इज x² है, तो यानी कि कांस्टेंट जो होगा लगेगा वो भी स्क्वायर में लगेगा, प्लस कांस्टेंट² y²। ठीक है, मैंने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ से आप कॉमन निकालो तो ये λ² मेरा कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ पे बच रहा है ax² प्लस by², है ना। तो दैट मीन्स जो ये पावर होती है कॉन्स्टेंट्स की, कांस्टेंट की, डेट इज योर डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो जब मैंने ये कांस्टेंट कॉमन निकाला, उसकी जो पावर है दैट इज योर डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, उससे मुझे पता चला कि ये फंक्शन 2 होमोजीनियस डिग्री का है, जो मैंने लेट किया। ठीक है, समझ गए। अब आगे इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, मेरे साथ साथ इसको अब सॉल्व करिए। देखिए, अब उसने क्या कहा है यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, बिकॉज सही से दिख जाए। हम्म, हाँ। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा फंक्शन है ना। उसने कहा है f'(2 3), यानी कि आप ऐसा करिए, इसका डेरिवेशन करिए। तो पहले मैं ना इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगी, राइट। पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, पार्शियल डेरिवेशन निकाला है मैंने x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मानकर। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया 2ax, y के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया 2ay। ठीक है, अब उसने पहला यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेशन किया, तो x की पावर, x जो है वो 2 के इक्वल है, और y मेरा 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x को 2 के इक्वल पुट कर लिया, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मेरा आ गया 4a, और किसके बराबर है ये चीज, 4 के बराबर है। यानी कि आप x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन करते हो तो x एंड y की वैल्यूज मुझे ये लगानी है 2 एंड 3, और अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रही हूँ तो मुझे x एंड y की वैल्यूज ये पुट करनी है 4 एंड 6।
अब जब मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो y मेरा आया ही नहीं उसमें इक्वेशन में, है ना, तो मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट करी और x की वैल्यू पुट करके मेरा जो a है वो 1 के बराबर निकल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह जब मैंने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करी तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू x की पुट करने की नीड नहीं है, y की कितनी है 6 है तो 6 पुट कर देंगे, है ना, यानी कि हियर विल बी 6 और ये किसके बराबर दिया हुआ है उसने 12 के बराबर दिया हुआ है, इनके 6 2 का 12, तो फिर से यहाँ पर एक मिनट 2by आ रहा है, सॉरी यहाँ पे देयर इज by, है ना, तो 6 2 का 12 यानी कि b यहाँ पे फिर मेरा 12/12 1 ही आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो b भी मेरा 1 ही आ रहा है, यानी कि a भी 1 आ रहा है b भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब उसने जो आगे दिया हुआ है वो कहता है f69, अब इसमें डेरिवेशन नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन में मुझे 69 की वैल्यूज को पुट करना है, क्या करना है ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पे डेरिवेशन अब नहीं लेनी, यानी कि ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र, यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट कर दी, x की वैल्यू 6 पुट कर दी, b की वैल्यू 1 निकली और y की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने उसमें f69 दी हुई है ना, तो ये निकालना 36 प्लस 99 का 81, तो 36 एंड 81 को करोगे 7 117 आंसर आ रहा है आपका फर्स्ट वाला। आई बात समझ, दिस इज द वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको पहले तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मुझे होमोजेनियस फंक्शन जो लेट करना है वो कैसे करना है, डिग्री 2 का कैसे होगा, डिग्री 1 का कैसे होगा, ये चीज। ठीक है, आगे देखो, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या, कंसीडर द 3 कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स उसने दी हुई हैं, तो पूछा इनमें से क्या किसका सही है। देखो पहला उसने क्या लिखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू लोगैरिथम x। ठीक है, मैक्सिमम तीनों में वही है, बस जो उसने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ना वो अलग अलग है, पहले में कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन 1 है, दूसरे में कंस्ट्रेंट x लेस देन 1 है, तीसरे में कंस्ट्रेंट x 1 एंड 2 के बीच आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से क्या सही है, तो देखिए इनमें से तीनों का कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि इसका जो वैसे सही आंसर है वो ये है कि तीनों का ए बी सी हैव नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है इसका, थर्ड वाला सही आंसर है, दैट मीन्स थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, यानी कि ए बी सी हैव नो सोल्यूशन। कैसे, देखिए, तो मेरा z उसने दिया हुआ है log x, अब जब भी हम मुझको एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दी हुई है उसने मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो मैक्सिमाइजेशन का पहला रूल क्या होता है कि मुझे उसका डेरिवेशन करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगी, log x का डेरिवेशन क्या होता है, log x का डेरिवेशन होता है 1/x, है ना, 1/x, तो 1/x का डेरिवेशन होता है log x का, 1/x को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, दैट इज 1/x इज इक्वल टू 0, कुछ भी, हेंस इट हैज नो सोल्यूशन, यानी कि इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन नहीं है, बात समझे, तो ये चीज। आगे देखो, कहते हैं एक इकोनॉमी है, रियल जीडीपी उसमें दी हुई, एक मिनट पूरा स्क्रीन दिख रहा है मेरा, इकोनॉमी है उसमें आपको रियल जीडीपी जो है इंक्रीज हुई है 990 से 1080 डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो दी हुई है 2.5 और मुझको यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है। ठीक है जी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो ये चेंज आया जीडीपी में, लेट्स सी। अच्छा, तो अगर आपको ना यहाँ पे याद हो तो हम एक फार्मूला करते होते हैं, इंक्रीमेंटल let's see incremental capital output ratio, कैपिटल ओवर आउटपुट रेशियो, है ना, तो अब कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है दैट विल इंक्लूड चेंज इन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट विल इंक्लूड चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट। ठीक है, चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट। अब आउटपुट का चेंज तो मुझे उसने दिया हुआ है ना, अगर आप देखो तो लेट्स सी,
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट का रेशियो मतलब क्या है कि कैपिटल में चेंज ओवर आउटपुट में चेंज, राइट, दैट इज योर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का फार्मूला। अब जो आउटपुट में चेंज है वो आप निकाल सकते हो, ऊपर उसने क्या दिया, आउटपुट का चेंज हम कैसे निकालेंगे, आउटपुट का चेंज निकालने के लिए उसने दिया हुआ है मुझे कि जीडीपी में डिफरेंस देखो 1080 990 कैसे निकालते हैं हम चेंज को, डिवाइड बाय न्यू माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो, आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 9.09 दैट इज योर चेंज इन आउटपुट, दैट इज योर चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चेंज इन कैपिटल निकाल लूंगी तो वो मेरा आंसर होगा। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझो। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको काफी बार ये चीज समझाई है कि चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल में चेंज ही इन्वेस्टमेंट होती है। मान लीजिए आपके पास 10,000 का स्टॉक था, उसमें आपने 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, पाँच इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई आपकी 5,000 जैसे, है ना। तो अब कैपिटल में चेंज कितना आया, 5,000 आया। तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब उसने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा है, यानी कि वो जो चीज़ पूछ रहा है वो परसेंटेज फॉर्म में पूछ रहा है ना। तो वो ये चीज़ परसेंटेज फॉर्म में पूछ रहा है, दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे जो आउटपुट लिया ना आपका, वो भी परसेंटेज फॉर्म में पहले निकाला है, कि जो आउटपुट में चेंज आया उसको मैंने परसेंटेज फॉर्म में निकाला, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज फॉर्म का ये फार्मूला होता है ना, दैट इज ये देखो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ था न्यू माइनस इनिशियल, दैट इज न्यू माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे करके मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है आउटपुट ने में वो निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि परसेंटेज चेंज इन कैपिटल निकालना है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन कैपिटल निकालना है। तो ये वाला फार्मूला मैंने लगाया। अब यहाँ से मेरा जो आउटपुट में चेंज आया वो आ गया 9.09। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का ये फार्मूला था ना। तो लेट्स सी, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो विल बी इक्वल टू कैपिटल ओवर चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट। यहाँ पे कैपिटल ओवर आउटपुट की जगह यू कैन राइट चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट। ठीक है, यू कैन राइट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करके ये जो आपका कैपिटल निकलेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद देखिए, जो कैपिटल आपका चेंज इन कैपिटल निकलेगा दैट विल बी योर आंसर 22.73, ये वाला अबाउट। ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग दैट विल बी योर आंसर। कई बच्चे बोलते हैं कि मैम कैलकुलेशन कैसे की, हमको कैलकुलेशन नहीं समझ आई, कैसे कैलकुलेशन करें हम, है ना, इतना डिफिकल्ट वो कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो लेट्स सी, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन भी बताती हूँ कि ये हम कैसे इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, एक होती है ना जो ट्रिक्स वाली कैलकुलेशन होती है, जो हम पूरा एप्टीट्यूड लेवल की जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीखते हैं ट्रिक्स वाली, वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मतलब करके भी आंसर आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा आया था ना 90/990 मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट बोलेंगे मैम इसको कैलकुलेट करके 9.09 कैसे आए, ये भी हमको दिखाओ, है ना। सो लेट्स सी, मैंने इसको इससे काट दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा, 99 बचा, 90 बचा। किससे इसकी कटिंग हो रही है, 3 से करके देखिए, 3 3 का 9 0, 3 3 का 9, 3 3 का 9। ठीक है, फिर से 3 से कर देते हैं, दैट इज 11/10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 100/11, 100/11 आ गया। अब आराम से इसको डिवाइड कर सकते हो, 111। ठीक है, तो ये 9 का जाएगा आपका 99, कितना बचेगा 1, पॉइंट लिया और दो दो जब जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा जीरो। बेसिक डिवाइड सिखा रही हूँ उन बच्चों को जो बोलते हैं हम बेसिक डिवाइड भी सिखाओ। ठीक है, दो लिया तो इसलिए जीरो आया ना, फिर से 9 पर जाएगा ये 99। सो इस तरह आपका 9.09 यहाँ पे आया। कोई बात क्लियर। अब ये 9.09 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके मेरा ये कैसे आया वो भी दिखाती हूँ। पहले आप पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट भी मेरी जिंदगी में है, यानी कि पॉइंट मेरे क्वेश्चन में है, भूल जाओ इसको। जब भी मल्टीप्लाई करना है आपको भूल जाओ कि पॉइंट है। 90925 ऐसे सिर्फ इसको लिख लो, पॉइंट दिमाग से निकाल दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 95 का 45, ठीक है, 95 का 45 ऐसे ही आ जाएगा, ये यहाँ पे जीरो था। मल्टीप्लाई 92 का 18 एंड 92 का 18 ऐसे आ जाएगा। 5 8 9 10 11 12, 7 अगेन 12 2, ये देखो
ये आ गया 22,22725। अब देखो पॉइंट्स की बात सुनो, पीछे से 2 रकमों के बाद पॉइंट था, पीछे से 1 रकम के बाद पॉइंट था, यानी कि 2 + 1 कितने हो गए 3। टोटल 3 रकमों के बाद आपको पीछे से पॉइंट लगाना है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। सो ये वैल्यू आपकी बन गई अबाउट 22.73। बात समझ गए? सो दैट इज द वे टू सॉल्व। आगे देखिए, आगे है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन उसने दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन पूछा है कि इनमें से क्या होगा। देखो समझो, ये कनकेव कन्वेक्स का ना वो रूल होता है कि सेकंड डेरिवेशन पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि फंक्शन मेरा कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, लेट्स सी, ये आपका जो रहता है ना ऐसे, ये वाला रूल आपको ये डायग्राम्स करवाई हुई है मैंने क्लास में, अपने कोर्स क्लास में, दिस ड्रिल डायग्राम्स, ये ड्रिल डायग्राम्स, ये मिनिमा वाली, ये मैक्सिमा वाली, याद आया किसी को? मैक्सिमा मिनिमा वाली डायग्राम्स है ना। तो अगर आपकी सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव में जा रही है तो वो सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव मैक्सिम है, सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव में जा रही है तो वो मिनिम है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि क्या जा रहा है किस पे। ये देखो, ये मिनिम है, सेकंड डेरिवेशन अगर पॉजिटिव में जाए ये कन्वेक्स कर्व है मेरा, और ये मैक्सिम है, सेकंड डेरिवेशन अगर नेगेटिव में जाए तो मैक्सिमम बनेगा, और ये कनकेव कर्व है मेरा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से आपका निकाल लेते हैं, ए आर से मेरा एम आर निकल सकता है क्या? लेट्स सी, आप पहले क्या करिए, आप ए आर से पहले टी आर निकालिए। लेट्स सी, हम अक्सर एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला ये यूज करते हो आप लोग, टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी, है ना। तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, राइट। यानी कि टोटल रेवेन्यू मेरा आ जाएगा 10Q प्लस 5Q स्क्वायर माइनस Q क्यूब। ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इससे मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेती हूँ। इससे मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो 10 प्लस 10Q माइनस 3Q स्क्वायर, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मैंने क्या कहा, मार्जिनल रेवेन्यू का पता करना है कनकेव है या कन्वेक्स है, तो इसका सेकंड डेरिवेशन का, पहला फर्स्ट डेरिवेशन क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेशन निकालो कितना आएगा, इट इज 10 माइनस 6Q, ये आएगा। और इसका अब सेकंड डेरिवेशन निकालो, ये मैंने निकाला सेकंड डेरिवेशन, तो -6 है, माइनस में आ रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, और मैक्सिमम के केस में आपका कर्व क्या बनता था, कनकेव बनता था, है ना। सो कनकेव फंक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये नैश इक्विलिब्रियम आ गया आपका। कंसीडर द पे ऑफ ऑफ टू प्लेयर्स। अच्छा, नैश इक्विलिब्रियम पर एक मेरी अलग क्लास है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वाली क्लास देख कर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देख कर जाओगे तो एग्जाम में कोई भी नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आएगा तो झट से हल कर लोगे आप लोग, ठीक है। सो देखिए, कंसीडर द पे ऑफ टू प्लेयर्स हु आर क्लोज फ्रेंड्स, दे कैन आइदर गो फॉर दिवाली शॉपिंग और दे कैन वॉच ए वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको कैसे नैश इक्विलिब्रियम पहले तो देखना है। तो अलग अलग पेन से मैं मार्क करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़। अब जो यहाँ पे जो प्लेयर 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर भी आपका दिवाली शॉपिंग एंड वर्ल्ड कप ऐसे आना चाहिए था, तभी वो पूरा टेबल बनेगा। तो अब यहाँ पे जो प्लेयर 1 है उसके पास क्या है, दिवाली सॉरी, दिवाली शॉपिंग एंड वर्ल्ड कप। अब वो कैसे चूज करेगा? अब ये जो फर्स्ट वाला आउटकम होगा होता है ना, ये प्लेयर 1 का होता है, जो ये वाला होगा वो प्लेयर 2 का होगा। अब प्लेयर 1 के पास है यहाँ पे 2 एंड 0, है ना। 2 एंड 0 में से वो क्या सिलेक्ट करेगा, 2 सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, 0 एंड 1 में से वो क्या सिलेक्ट करेगा, 1 सेलेक्ट करेगा, 1 सेलेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई देखो, पहले मुझे ये बताओ इसमें डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो रही है कि नहीं हो रही। अब प्लेयर 1 का ये है कि अगर प्लेयर 2 दिवाली शॉपिंग करता है तो प्लेयर 1 भी दिवाली शॉपिंग करता है। अगर प्लेयर 1 वर्ल्ड कप, अगर प्लेयर 2 जो है आपका वो वर्ल्ड कप प्लेयर है, तो प्लेयर 1 भी देखो वर्ल्ड कप पे
वर्ल्ड का प्लेयर है। मुझे कमेंट्स में बताओ ये डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है कि नहीं, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि आपने मेरी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी है कि नहीं। फिर ये अभी स्ट्रैटेजीज होगी। अब देखते हैं प्लेयर 2 का। प्लेयर 2 का मैं किससे लगाऊं सर्कल, इससे लगाती हूँ पर्पल से। अब प्लेयर 2 कैसे देखेगा, दिवाली शॉपिंग एंड वर्ल्ड कप, यानी कि 1 एंड 0, इसमें इस तरह से 1 एंड 0 में से वो 1 चूज करेगा और 0 एंड 2 में से वो 2 चूज करेगा। यानी कि दोनों का जो आउटकम्स हैं, स्ट्रैटेजीज है, वो यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। और ये आपके दोनों ही नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहे हैं। दिस इज आल्सो नैश इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो नैश इक्विलिब्रियम। तो इस केस में आपके ये दो नैश इक्विलिब्रियम बन रहे हैं। ये देखिए, this one and this one, this one and this one. If both choose Diwali shopping, neither can. So hence there are two Nash equilibrium: Diwali shopping, World Cup, World Cup. दोनों का दिवाली शॉपिंग दिस वन, दोनों का वर्ल्ड कप दिस वन। सो देयर आर टू नैश इक्विलिब्रियम। आगे देखिए, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 150 मिलियन। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 100 मिलियन। बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो भी दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन पता करना है। अच्छा, इसमें ना उसने, मैं पहले दिया क्या हुआ है वो क्लियर करती हूँ यहाँ पे। एक उसने दी हुई है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50, एक उसने दी हुई है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 100, है ना। एक उसने दिया हुआ है एमपीसी 0.5, और मुझको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड करना है ना। तो जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन की बात करते हैं, आपको एक फार्मूला याद है, ये वाला y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसी से हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन बाय दिस फार्मूला, है ना। सो अब अगर हम इस फार्मूले की तरफ जाएंगे, तो आपको अगर मैं एक चीज़ और याद कराऊं, तो जो आपका कंजम्पशन होता है उसका हम एक इक्वेशन लिखते होते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो आप करते हैं उसमें, ए प्लस बी वाई ऐसे करके, है ना। ए प्लस बी वाई दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें ये जो आपका ए है, ये क्या है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है ना ये, दैट डजंट डिपेंड अपॉन इनकम, जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता, है ना। और ये जो बी है, ये मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, इनकम उसने दी हुई है मुझे यहाँ पे, इनकम नहीं, इनकम नहीं दी, तो हम इनकम को पता कर लेते हैं। तो ये जो है वो मुझे इसने दिया हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू 50। बी भी दिया हुआ है दैट इज मल्टीप्लायर जो मेरा 0.5 है, ठीक है, दैट इज वाई। और आई भी मुझे दिया हुआ है, उसने 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, क्या आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 150, राइट। इसको सॉल्व करके 0.5 वाई इज इक्वल टू 150, तो y मेरा 150 ओवर 0.5, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 10 लगा दूंगी, ठीक है। ये 5 3 का 15, तो इनकम मेरी यहाँ पे 300 आ रही है, 300 आ गई इनकम मेरी, है ना। पर ये इनकम आई है, मुझे निकालना क्या था, कंजम्पशन निकालना था। अब बात इजी हो गई ना। ये इक्वेशन थी मेरी y इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y माइनस आई करके कंजम्पशन निकाल लूंगी आराम से, है ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या था, वट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, 100 था इन्वेस्टमेंट, है ना। यानी कि 300 में से मैं 100 को माइनस कर दूं तो 200 विल बी माई आंसर। 200 ही आंसर आ रहा है, देखो 200 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, 200 आंसर आ रहा है। ये मेरी बुक में सारे फार्मूले ये दिए हुए हैं, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। आपका बी इज एम पी, सी इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है जी। आगे देखिए, अब यहाँ पे कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शंस दिए हुए हैं, और सेल, आपको आउटपुट का वो लेवल पता करना है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, आउटपुट का वो लेवल जहाँ पे प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। तो करते हैं इसको सॉल्व, एक मिनट मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसको सॉल्व करवाती हूँ। स्पेस नहीं है क्या, 2 मिनट स्पेस ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, ऊपर जाऊँ,
क्योंकि इसको ना पूरा समझाने में मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए। चलो यहीं पे ट्राई करती हूँ करना फिट वाइट कलर, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ऐसे। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे कॉस्ट एंड क्या दिया हुआ है, प्राइस इक्वेशन दिया हुआ है। और मुझे, आपको याद है फर्स्ट सेशन में मैंने समझाया था आपको कि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पता करना है तो आप एम और एम सी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी साथ में पता करना है फिर वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पूछा था ना मुझे, है ना, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन एंड आउटपुट एंड प्रॉफिट वुड मैक्सिमाइज। तो हम सिर्फ यहाँ पे एम और एम सी वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्या थी स्टेटमेंट, मैंने फोटो ले लिया था बिकॉज वो पहली स्लाइड पे चला गया। सो टोटल कॉस्ट मुझे दी हुई है उसने 1064 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्र ओवर 25। यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो इट वुड बी 5 प्लस 2x ओवर कॉन्स्टेंट 25, ऐसे ही आएगा, है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। अब उसके लिए मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना। तो अब प्राइस का इक्वेशन दिया था इसने, हम प्राइस का इक्वेशन दिया हुआ है 157 माइनस 3x। टोटल रेवेन्यू बन गया 157x माइनस 3x स्क्र। यहाँ से अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लूँ तो 157 माइनस 6x आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मार्जिनल, अब इसको इक्वेट करो, 157 माइनस 6, ये क्या हुआ, 6x इज इक्वल टू 5 प्लस 2x ओवर 25, है ना। ठीक है, यही आएगा ना। अब कैसे करें इसको, 157 माइनस 5 इधर ले आओ, 2x ओवर 25 प्लस 6x इधर ले जाओ, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 5 गए, बचा 152। ठीक है, इसका ऐसे करो, एलसीएम ले लो, 2x, अब यहाँ पे क्या करते होते हैं हम, इसको डिवाइड कर देंगे ना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150x आ जाएगा, राइट। तो 152 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 152x, ये आया मेरा, यहाँ पे देखो यही आया, है ना। अब दूसरी साइड ले जाओ, 152 मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी आराम से कटिंग हो जानी है, ये कटिंग हो जाएगी और x आपका 25 बच जाएगा, इनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आपका आउटपुट लेवल 25 आएगा। अब कहोगे हमको कैसे पता चला कि भाई ये 25 पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही हो रहा है, तो उसका एक रूल होता है एम आर एम सी वाला, वो रूल कहता है कि स्लोप ऑफ एम आर शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ एम सी। ठीक है, स्लोप ऑफ एम आर का मतलब है एम आर की डेरिवेशन कितनी आएगी, -6। स्लोप ऑफ एमसी का मतलब है एमसी की डेरिवेशन, ये 5 प्लस 2x ओवर 25 था तो इसकी डेरिवेशन आ जाएगी ना आपकी 2/25, इनके पॉजिटिव ही आएगी, जो भी है ये नेगेटिव में जाएंगे। स्लोप ऑफ एम आर एमसी से कम है बिल्कुल, यानी कि इस लेवल पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही होने आपका 25 पर, वैसे है ना, वैसे भी एक ही आ रहा था, दो आउटपुट तो आ नहीं रहे थे। तो 25 विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्लियर, 25 है थर्ड वाला। आगे चलिए, आगे आगे आपका इंटीग्रेशन का सम। सो करते हैं इसको सॉल्व। देखो अब ये डिवाइड में आ गया है। अब हम क्या करते थे कि जब डेरिवेशन इस तरह डिवाइड में आ जाए ना, तो उसके लिए हम u ओवर v का फार्मूला लगा लेते थे आराम से। अब इंटीग्रेशन में एज इट इज u ओवर v का तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, u मल्टीप्लाई v का हम करते हैं, वो आपको करवाया हुआ है बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन। तो इसके लिए ना हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा, कहने का मतलब कि मैं इसको डिवाइड करूंगी, लेट्स x प्लस 3 x प्लस 5 डिवाइड करो इसको। पहले तो ये उस पर 1 पर ही जाएगा, x प्लस 5 है ना, 1 पर जाएगा, ये कट गए, और ये 3 माइनस 5 करते हैं हम, ये वाला साइन कंसीडर करते हैं, 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा बस। अब हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो मेरा ये आया था, क्यूटेंट आया था, उसको मैं मिड में लूंगी, है ना, रिमाइंडर को ऊपर लेंगे, और जिससे मैंने डिवाइड किया था x प्लस 5 को उससे नीचे लेंगे, ऐसे करते हैं हम।
अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको, ये देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरह के तो आपने बहुत सम्स किए होंगे पहले अपने स्कूल क्लासेस में। तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे, 5 टू का 10+3 ऐसे करते थे ना, 5 टू का 10+3 ओवर 5 यानी कि 13/5। यहाँ पर भी वैसे ही करो, x+5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, देखो x+5 मल्टीप्लाई बाई x1, ठीक है, +2 डिवाइड बाई x+5 ऐसे ही होगा। यानी कि ये आपका बन जाएगा x+5 ओवर x+5 +2 ओवर, एक एक स्टेप समझा रही हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से, करिए इसका इंटीग्रेशन, 1+2x+5 इसका इंटीग्रेशन करो तो आंसर आ जाए इसका इंटीग्रेशन। करिए, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, पेन कलर चेंज कर लो। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना, यानी कि 1/x+5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+5 प्लस c, ये होगा। देखो आ रहा है ये, अच्छा यहाँ पे -2 था, एक मिनट, ये आपका -2 था, सॉरी, इट इज -2 मिनट, हाँ ये -2 था ना, तो यहाँ पर भी फिर माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, सो इट वुड बी x माइनस -2 मल्टीप्लाई log x+5 प्लस c, क्लियर। आगे चलते हैं,